ओके, सबसे पहले ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लिख लो, हेडिंग डाल दो आपके इसमें, साइंस 1 का ग्रेविटेशन जो है उसके न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, अनसॉल्व। कौन से? अनसॉल्व। क्वेश्चन नंबर कौन सा है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक प्रूफ है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन नंबर लिखो। आप चाहे तो पेज नंबर भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 15। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे सबसे पहले, फिर उसके बाद यहाँ आके हम लोग सॉल्व करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन हमारे पास क्या है जरा चेक करो बच्चों। लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर फ्रॉम अ स्टार बी कैपिटल टी। तो कैपिटल टी कौन है? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। जब किसी स्टार से कोई प्लैनेट क्या कर रहा है, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। तो कहानी कुछ ऐसी है, अगर यहां पर एनोटेशन लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो हमारे पास एक ये कोई स्टार है, हमारा सन भी एक स्टार है ना, ठीक है। तो कोई स्टार है, उसके अराउंड में जो है ना प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। कितनी दूरी पर? कैपिटल आर दूरी पर। और जब ये एक चक्कर लगाता है तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है? टी होता है। तो अब ऐसा तो हम लोग ने कहां पढ़ रखा है, बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स, केपलर थर्ड लॉ में पढ़ रखा है। इन दोनों का रिलेशन क्या रिलेशन है? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब कैपिटल आर बोला है तो कैपिटल आर क्यूब लेना पड़ेगा। फॉर्मूले में भले ही हमने स्मॉल आर पढ़ा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैपिटल आर है ना, डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर। अच्छा, आपको बोल रहा है प्रूव दैट इफ इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 आर, मतलब अगर ये डिस्टेंस कितना हो जाए? 2 आर हो जाए, तो प्लैनेट यहां आ जाए, तब ये रिवॉल्व करेगा, तो जो नया टाइम आएगा वो पुराने वाले के कितना टाइम्स हो जाएगा? √8 टाइम्स हो जाएगा। कितने हो जाएगा? पुराने वाला टाइम पीरियड कितना था? टी था। जब यहां गोल घूम रहा है तो टाइम पीरियड कितना है? टी है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप डबल कर देते हो यहां पर, ठीक है, प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 2 आर हो गया। तो जो नया टाइम आपको मिलेगा ना, टी डैश बोल देता हूं उसको, वो आपका क्या होगा? √8 टाइम्स ऑफ पुराने वाले टी के। तो पुराने वाले टाइम के कितना टाइम्स हो जाए? √8 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसा आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। समझ पाए बात? सवाल समझे? ओके, आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। और हमारा ये पेज नंबर कितना था? तो ऐसे लिख लो, पेज नंबर 15। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं पर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब हमको इधर ध्यान दो, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें डेटा और टू फाइंड ऐसे करके नहीं करना होता है, आप डायरेक्टली इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि शो दैट वाला क्वेश्चन है। तो इसका प्रूफ क्या होगा सुनो, ठीक है, सॉल्यूशन करके भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, कौन सा लॉ लग रहा है इसमें? केपलर्स थर्ड लॉ, है ना। पहले डिस्टेंस कितना था? आर, प्लैनेट और स्टार के बीच का डिस्टेंस कितना था? आर था। तो आप बोलोगे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर क्यूब, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस आर से कितना हो जाए? 2 आर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट, ठीक है, बिकम्स 2 आर, देन, ठीक है, नया टाइम पीरियड आप कैसे लिखोगे? टी डैश लिखना पड़ेगा। अब ये नया अलग से टाइम पीरियड आएगा ना, तो टी डैश का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कितना डिस्टेंस हो गया है? 2 आर, उसके क्यूब के, 2 आर के क्यूब के। डिस्टेंस 2 आर है ना पूरा, तो उसका क्या हो जाएगा? अब क्यूब हो जाएगा। इतनी कहानी समझी? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है? ऐसे कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब इसको पकड़ के रखना है, ये
इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, टी डैश का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। क्या होता है, 8। 2 का क्यूब, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। 2 का क्यूब जिसको नहीं समझ में आता है ध्यान दो, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तब जाके 8 आ गया। और फिर आर का क्यूब तो आर क्यूब हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अच्छा मुझे बताओ, के और ये आर क्यूब, इतना जो टर्म आप देख रहे हो, के आर क्यूब किसके बराबर है, टी स्क्वायर के। तो आप लिखोगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर कौन है, टी डैश का स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो यहां पर आ जाएगा नया जो टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √8। और टी स्क्वायर के ऊपर जब रूट आएगा तो ओनली क्या बचेगा, सिर्फ टी बचेगा। प्रूफ हो गया ना। खत्म। कर पाएंगे, चलो जल्दी से करो। चलो सवाल देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया आपको ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग क्या करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे है, इसमें डेटा लिखना होता है, टू फाइंड भी आप लिख सकते हो, और उसके बाद डेटा टू फाइंड या गिवन टू फाइंड, और उसके बाद सोल्यूशन, ऐसे सॉल्व करना होता है। एक ऑब्जेक्ट है, टेक्स 5 सेकेंड, कितना सेकेंड लेता है, 5 सेकेंड लेता है, टू रीच द ग्राउंड। इसका मतलब ये ग्राउंड पहुंचने के लिए 5 सेकेंड लगता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको आपने ड्रॉप किया हुआ है, तो गिराया ऊपर से, ड्रॉप वाला केस बताया मैंने आपको। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, तो हाइट कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई। ऑन द प्लैनेट, किसी प्लैनेट पर हम लोग बात कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं हमारा अर्थ ही है, ऐसे अर्थ की तरह और भी बहुत सारे प्लैनेट है, यूरेनस है, सैटर्न है, बराबर, नेपच्यून है, मार्स है, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट, तो उस प्लैनेट पर जी की वैल्यू क्या होगी, अगर 5 मीटर ऊपर से गिराया, टाइम लगता है 5 सेकेंड, तो जी की वैल्यू क्या होगी। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे भाई, आ जाओ। सबसे पहले बताओ डेटा, डेटा क्या क्या हो गया बताओ, चलो डेटा लिखेंगे फटाफट से। डेटा 5 सेकंड कौन हो गया, जल्दी से बोलो, टाइम हो गया। तो लिखो डेटा इज, डेटा ऐसे लिखो, डेटा करके 5 सेकंड, हाँ। और एच हाइट कितना लिख दोगे, 5 मीटर है ना। और जी इज इक्वल टू आपके लिए क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना। टी इज इक्वल टू 5, एच इज इक्वल टू 5, यूनिट के साथ लिखो मीटर, और जी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का ये ए है, अभी इधर ABCDEF ऐसे चालू होगा। तो ए में हमने लिख दिया डेटा, है ना बेटा, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एच इज इक्वल टू 5 मीटर, और जी आपके लिए क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, सोल्यूशन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू फाइंड करके। वैसे इतने में बता रहा हूँ, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता है, आपको जो मार्क्स मिलना शुरू होगा वो सोल्यूशन से। अब इसको कितना भी खूबसूरत लिखो, कैसा भी लिखो, आपको मार्क्स मिलेगा सोल्यूशन से। तो ये हमारे लिए होता है, हमारे समझने के लिए होता है। अच्छा अब आगे सुनो, सोल्यूशन में मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं, सोल्यूशन में क्या फॉर्मूला लगाऊं। अब कहानी कुछ ऐसी है, ये ऑब्जेक्ट है और ये गिर रहा है किसी प्लैनेट पर, है ना। तो यहाँ गिरेगा तो एच कितनी कितनी हाइट है, 5 मीटर, और आपका टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। अब मुझे जी की वैल्यू पता करने का। अब ड्रॉप वाले केस में आपको पता है कि यू ज़ीरो होता है, यू क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। और वी आपका कुछ होगा, जब ये यहाँ गिरेगा तो वी कुछ होगा। अच्छा ए किसके बराबर होगा बता सकते हो, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, ए किसके बराबर होगा, जी के। अब लेकिन जी पॉजिटिव प्लस जी या माइनस जी, तो ये साइन कन्वेंशन बताया था मैंने आपको, नीचे गिर रहा है तो नीचे की तरफ आपको पॉजिटिव मानना है, और ऊपर की तरफ जिसका भी डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। अब जी का डायरेक्शन तो नीचे की तरफ ही होता है ना, तो जी यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, प्लस जी लिखो, है ना। और
क्योंकि आपको जी वाला रिलेशन चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, क्या मैं ये वाला इक्वेशन यूज कर सकता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी? बोलो। नहीं यूज कर सकता हूं। ठीक है, फिर क्या यूज कर सकता हूं? अब आप बोलेंगे सर ये वाला क्यों नहीं यूज कर सकते? देखो v अपने को पता नहीं है, ये जीरो है, ठीक है, और ए की जगह पर मैं जी पुट करूंगा, वो भी मेरे लिए तो दो अननोन हो गया, तो वो क्वेश्चन वो इक्वेशन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी भी कोई इक्वेशन में एक अननोन रहेगा तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है? जीरो, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो चिंता वाली बात नहीं है। एस आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट बोले तो हाइट हो गया ना, तो ये तो 5 हो गया, हाफ ए की जगह जी रख दूंगा, टाइम भी पता है अपने को, तो ये वाला इक्वेशन आप यूज करेंगे। समझे? अच्छा, एक और है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इसमें भी वी आ रहा है और ए आ रहा है, ए की जगह जी रखेंगे, वो अननोन है, और वी भी अपने को मालूम, तो दो अननोन आ गए, तो वो इक्वेशन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? तो सोल्यूशन लिख दो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। सही बात है। अकॉर्डिंग टू बोलो कौन सा इक्वेशन? सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? आ जाओ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको मैंने सिचुएशन बताया ना, u की वैल्यू क्या होगी ड्रॉप में? जीरो, तो जीरो इंटू टी, इसकी कहानी खत्म। ए की जगह जी रख दूंगा, एस की जगह एच रख दूंगा, है ना, तो आपका एच का फॉर्मूला क्या बन गया? हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला भी अपन ने डायरेक्ट डिस्कस किया हुआ है, याद करो, शॉर्टकट बताया हूं मैंने आपको, लेकिन फिर भी अगर आप बना के बता दोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर एच का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। क्या पता करना है अपने को? जी, है ना। क्या आपको एच और टी पता है? जी पता करना है। क्या करेंगे बताओ? एच की वैल्यू रखो, आप चाहें तो जी का फॉर्मूला बना सकते हैं। टू को यहां भेजो, टी स्क्वायर को यहां भेजो, 2h बाई टी स्क्वायर बनेगा कि नहीं? बताओ ये फॉर्मूला कितने लोगों को समझ में आया? ये टू इधर भेजा, टू इंटू एच, टी स्क्वायर को इधर भेजा, नीचे आ गया, ऊपर है तो नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्या बचा? जी। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? 2h बाय टी स्क्वायर, जी इज इक्वल टू, ये मॉडिफिकेशन समझ आया? चलो वैल्यू रख दो अब। ये हाइट बताओ 5, टाइम बताओ 5 का स्क्वायर, 2 5 आपका क्या हो गया? 10 अपॉन ये कितना हो गया? इतना समझ में आया? इसको काट डालो, 25 से भी काट सकते हो आप, लेकिन अभी 5 से कर लो। चलो 5 1 जा 5 5 जा 5 2 जा 2 अपॉन 5, 5 1 जा 5। अब इधर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 जा से 20 कट, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 0.4। यह आपने जी निकाला है बच्चों, जी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं मीटर पर सेकेंड, और एसेलरेशन निकालते हैं, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हाइट ओनली मीटर। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? चलो जल्दी से करेंगे, आ जाओ ये क्वेश्चन देखेंगे। रेडियस ऑफ द प्लैनेट, चलो इसमें डेटा लिखो सबसे पहले बच्चों, आ जाओ। हमारे पास एक प्लैनेट ए है और एक प्लैनेट बी है। कितने प्लैनेट है? दो, एक ए प्लैनेट और एक दूसरा बी प्लैनेट। आपको बोल रहा है कि ए का जो रेडियस है, तो रेडियस ऑफ ए को क्या मैं लिख दूं? आर ए लिख सकता हूं। तो आप डेटा क्या लिखोगे? सुनो, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ, हाफ मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू इज हाफ, है ना, हाफ मतलब 1/2 होता है कि नहीं? हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। प्लैनेट बी का रेडियस क्या हो जाएगा?
आप RB बाई 2 भी लिख सकते हैं या 1/2 इंटू RB भी लिख सकते हैं। नहीं समझा? रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज मतलब इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। हो गया? हाफ मतलब आधा होता है कि नहीं? अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर कोई भी नंबर रख दूं तो उससे डिवाइड बाय 2 होके ये आधा नहीं आ जाएगा? मान लो RB 10 है तो 10 डिवाइड बाय 2 आपका RA कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो आधा आ जाएगा ना। तो मैथमेटिकल रिलेशन ऐसे दिया गया। वो दरवाजा बंद कर दो पीछे। ये लिख देंगे RA इज इक्वल टू हाफ RB या RB बाई 2 भी लिख सकते हैं। इफ द मास ऑफ A इज MA, A का मास क्या है? A प्लैनेट का मास क्या है? MA. What must be the mass of B so that the value of G on B is half that of its value at A? अब सुनो बात को। मुझे पूछ रहा है कि MB कितना होगा, मास ऑफ द प्लैनेट B क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है, ताकि आपका G on B is equal to half of G on A। देखो पढ़ो। So that the value of G on B is half, है ना, that of on A। तो A के कंपैरिजन में G की B पर हाफ हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? तो आप बताओ मास ऑफ द प्लैनेट B कितना होगा। तो आपका ये एक डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया है और ये क्वेश्चन मार्क है। चलो लिखो, डेटा लिखो। ये डेटा एनालाइज करना सीखो आप लोग, हाँ, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको भी। फर्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट। जल्दी करेंगे। क्या बोला, जल्दी से बोलो। RA इज इक्वल टू हाफ RB। अच्छा, इसको ना आप RB बाई 2 भी लिख सकते हो, हाँ, है ना। और इसको क्या लिख सकते हो? GA बाई 2 भी लिख सकते हो। बताओ क्यों? RB 1 जा RB अपॉन 2। बात तो वही है, हाफ RB लिखो या RB बाई 2 लिखो। समझ रहे हो? मैथमेटिकल रिलेशन समझो। इतना लिखा कि नहीं? बोलो बोलो। चलो, MB क्वेश्चन मार्क है, ये लिख लो, ये लिख लो, और MB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख लो। MB कितना होना चाहिए पूछा हुआ, ठीक है। सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको पता है स्मॉल g का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल g का फॉर्मूला। वेरी गुड। कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? हाँ, बस ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। चलिए, डेटा आप लोग ने लिख ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या चल रहा है? B। 5 का B चल रहा है। डेटा आपने लिख चुके हैं, ठीक है। हमको RA दिया हुआ है RB डिवाइडेड बाय 2, GB दिया हुआ है GA डिवाइडेड बाय 2, और आपको मास ऑफ द प्लैनेट B पता करना है इन टर्म्स ऑफ A के कंपैरिजन में वो कितना टाइम्स होगा। सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये जो रिलेशन आपको दिया गया है ना, इसी से शुरुआत करते हैं। जो रिलेशन दिया है उसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला अपने को पता है। तो यहां पर लिखेंगे वी हैव, अकॉर्डिंग टू द डेटा वी हैव गिवन GB इज इक्वल टू GA डिवाइडेड बाय व्हाट, है ना। अच्छा, मुझे बताओ, क्या आपको G का फॉर्मूला भी पूछा ना मैंने? क्या ऐसे होता है? GB, यही फॉर्मूला GB में कन्वर्ट करो। तो GB की जगह पर मैं लिखूं कैपिटल G, तो सबके लिए कांस्टेंट रहता है, तो उसके बेस पर कुछ नहीं आएगा, वो ऐसे ही रहेगा। मास ऑफ द प्लैनेट B अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट B का स्क्वायर। GA की जगह क्या लिखेंगे? होल अपॉन में 2 ऐसे ही रहने था। GA बताओ, कैपिटल G मास ऑफ द प्लैनेट A और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट A का स्क्वायर। इतनी कहानी समझ में आ गई? कुछ कैंसिल होता दिखाई दे रहा है क्या आपको? कैपिटल G तो चेंज नहीं होने वाला ना, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं यहां पर? क्योंकि मुझे MB पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? MB। तो MB को यहीं रखता हूं मैं। ये जो आप RB देख रहे हैं ना, RB का स्क्वायर, इसको उधर भेज देता हूं, ठीक है।
अब क्या होगा जरा चेक कीजिए, यहां पर क्या बचा, एम ए बचा, कौन बचा, अपॉन में कौन बचा, जरा बताओ, 2 बचा है, और ये आर ए स्क्वायर भी अपॉन में ही है ना, इसके बाजू में आ जाए, यानी 2 आर ए स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। यहां से आर बी स्क्वायर उधर जाएगा, ये डिवाइड में उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इतना स्टेप समझ में आया। अच्छा फर्दर स्टेप देखो, बहुत सिंपल है। आर ए और आरबी में रिलेशन जरा चेक कर लो, क्या दिया है, बोलो। आर ए इज इक्वल टू आर बी बाई 2 होता है, ये आर ए देख रहे हो सभी बच्चे, ये आर ए देख रहे हो, ये आर ए की जगह मैं लिख सकता हूं आर बी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा क्या आर ए के ऊपर स्क्वायर था, अबे गौर से देखो, आर ए के ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो आर ए की जगह मैंने आर बी बाई 2 रखा, तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा फर्दर, इधर ओपन करो जरा, 2 इंटू, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर जाएगा, तो आर बी का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर बी स्क्वायर से आर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा। अच्छा ये 2 कहां पर मालूम है, अपॉन के अपॉन वाला ऊपर चला जाता है, अपॉन के अपॉन वाला कहां जाता है, ऊपर मैथमेटिकली, तो ये हो जाएगा 2 एम ए, दिस इज योर आंसर। तो एम बी कितना होगा, पहले वाले प्लेनेट के मास के डबल होगा, पहले वाले के कितना होगा, कुछ आया क्या समझ में, बत्ती गुल हो गई, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से सर पकड़ ले उसने, छोटा सा मैथ्स है और कुछ नहीं है, ठीक है चलो फटाफट करेंगे। हाँ ये लिखा है इसको, चलो चलो ये भी हो गया, नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ओके इस क्वेश्चन को देखेंगे जरा, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। अब बात को समझो, मास एंड वेट ऑफ एन मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, उसका मास 5 kg है, लेकिन उसका जब आप वेट निकालते हो तो 49 आता है। वेट क्या होता है मालूम है, वेट और मास में डिफरेंस आपको मैंने एग्जाम में भी पूछ चुका हूं, आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा स्कूल के, है ना। तो ये m है और ये क्या है, w है, w का फॉर्मूला m इंटू जी होता है, मतलब इसको आप जब g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये आएगा। ओके तो हम लोग डेटा में लिखेंगे, डेटा में लिखेंगे m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 5 kg लिखते जाओ, w वेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 49 न्यूटन। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून, ये दोनों वैल्यू, ये अर्थ पर है, कहां पर है, ठीक है ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून, जब आप मून पे ले जाओगे इसी मास को, इसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका मास की वैल्यू क्या होगी। तो ऑन मून अगर मैं बात करूं बच्चों, ऑन मून आपका m क्वेश्चन मार्क है और वेट क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन मार्क है। अच्छा मुझे बताओ मास कभी बदलता है क्या, है ना, बोलो मास चेंज होता है क्या कभी, नहीं। आप मून पे चले जाओ, कोई भी प्लैनेट पे चले जाओ, मास विल रिमेन द सेम। तो 5 है तो आंसर क्या आएगा, पहले का 5 ही आएगा, बिकॉज मास डज नॉट चेंज। अच्छा वेट हाँ चेंज होएगा, तो वेट ऑन मून चेंज होगा, क्यों, रीजन बताओ। वेट का फॉर्मूला क्या, m इंटू जी, जी की वैल्यू चेंज होती कि नहीं गए होती है, बताओ। अगर आप सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर गए तो कम होती है, नीचे गए तो कम, सरफेस पे। अच्छा प्लैनेट ही बदल दिया, दूसरे प्लैनेट पे चले गए, तभी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाए। मून पे चले जाओगे जी की वैल्यू अलग होगी ना। अच्छा कितने लोग को पता है जी ऑन अर्थ और जी ऑन मून, इन दोनों में रिलेशन, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं जी ऑन मून
जी ऑन अर्थ के, वेरी गुड। तो अर्थ पे अगर आपको जी पता है, उसको डिवाइड बाय 6 करोगे तो जी ऑन मून पता चल जाता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अज्यूम दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इज 1/6 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो जी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो अब सुनो क्या लिखेंगे, सुनो बच्चों। मास 5 kg है, वेट ऑन अर्थ जो है ना वो कितना है 49 न्यूटन है, और जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स, कितना टाइम्स जी ऑन अर्थ के है, ये आपको दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है, ठीक है। इतना लिख लो, डेटा लिखा, लिखा कि नहीं लिखा, ये जितना बताया उतना लिखो। 1/6 टाइम्स मल्टीप्लाई जीई, जी एम इज इक्वल टू, देखिए ये वाला रिलेशन, जी एम इज इक्वल टू क्या, कैपिटल एम है ये ना, ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम है, ठीक है। बॉडी का मास स्मॉल एम लिया जाता है ना। और ये जो एम मैंने इस्तेमाल किया मून के लिए, और ये ई किसके लिए है, अर्थ के लिए, ठीक है। इतना नोट किया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, डेटा आप सभी बच्चे लिख चुके हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑन अर्थ मास दिया हुआ है 5 kg और वेट दिया हुआ है 49 न्यूटन, वेट ऑन अर्थ। और यही अगर मैं बात करूं ऑन मून, और एम क्वेश्चन मार्क है, और वेट ऑन मून भी क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा हमको और एक क्या चीज दिया हुआ है, जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स जी ऑन अर्थ। अब सोल्यूशन सुनो, सॉल्व करके यहां पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मार्क हो गया और ये आपका सेकंड। तो फर्स्ट के लिए क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, सिंस मास ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, है ना, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या आने वाला है 5 kg। सेकंड, अच्छा वेट बोला है, तो वेट ऑन मून, बताओ वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। तो m तो वही रहने वाला है, g ऑन क्या चलेगा आपका, मून ना, बोलो बोलो। अच्छा जी ऑन मून क्या होता है, जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6, ये देखो ना 1/6 इंटू जी, मतलब g/6 भी बोल सकते हो, g1 जा g/6, ये रख दिया। अच्छा एक चीज याद रखना बच्चों, ये जो डब्ल्यू ई देख रहे हो ना, ये क्या होगा पता है आपको, m इंटू जी ई होगा, क्या होगा, अर्थ पर बात कर रहे हैं ना, तो डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब डब्ल्यू ई 49 मतलब एम इंटू जी, ये जो तो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो ये क्या आ जाएगा 49। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा 49, और डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 6, काट डालो उसको, 6 7 जा नहीं 6 8 जा 48, बोलो 48 हो जाएगा, एक बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 6 जा 36, 4 बचा, छक्का छक्का आते जाएगा, ओके। तो वेट ऑन मून, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 8.166 न्यूटन। आप चाहे तो इसको राउंड ऑफ करके 666 आते जाएगा, तो इसको 7 भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ करते हैं ना, ठीक है। आपको क्या आंसर दिया हुआ है 17, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो, अगर ये 6 को क्या करूं मैं, हटा दूं यहाँ से, तो ये वाला नंबर एक बढ़ जाता है, मालूम है, अगर 5 से ज़्यादा नंबर हुआ तो राउंड ऑफ करने का तरीका मालूम है, नहीं मालूम, तो पॉइंट के बाद ही तो है, पॉइंट के बाद है ना 166, तो ये 6 को हटाऊंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो 8.17, क्या क्या ये
ये छक्के को हटाऊंगा तो ये छक्का 7 बन जाएगा, एक नंबर बढ़ जाता है। सही बात है, ओके खत्म। चलो आप इसको चाहिए तो यहां पर ना रीजन ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ प्लेस टू प्लेस, है ना, ऐसे पढ़ा था, याद है, फ्रॉम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मास बदलता नहीं है तो वही रहेगा। क्या समझ नहीं आया? तो ये वाला वहां से कवर कर लेना तुम लोग। हाँ, डी भी करवाया मैंने, ई भी करवाया है, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन कराना है। कौन सा? मेरे वीडियोस देख लो, उसमें मैंने देखो डी और ई हम लोग ने मार्क भी किया था वहां पर जब करते वक्त, ठीक है, तो करवा चुका हूं। तो बस ये वाले 2 क्वेश्चन करवा देता हूं जो आपके इधर पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहां याद रखना मैं क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूं। चलो जल्दी से फटाफट हो जाएगा, आ जाओ बच्चों, इधर ध्यान देंगे। ए क्वेश्चन पढ़ो, मासेस ऑफ अर्थ एंड मून। तो आपको मून और अर्थ का मास दिया, पहले किसका दिया हुआ? अर्थ एंड देन मून। तो ये वाला, ये नंबर किसका है? ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। दूसरा वाला जो देख रहे हो ये नंबर, ये मास ऑफ मून है। तो आपको बेस पर ऐसे लिखना होता है, ये वाला एम मतलब मास, और ये बेस पे एम लिखा है वो मून के लिए, मास ऑफ अर्थ। तो डेटा लिख दो, एम ई इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, मास ऑफ द मून लिखेंगे 7.4 इंटू 10⁻22 kg रिस्पेक्टिवली। डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है, तो आप इसको डी लिख सकते हो। डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? क्योंकि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर पढ़ रखा है। आप इसको आर भी ले सकते हो, ठीक है, स्मॉल आर लिख सकते हो, स्मॉल डी लिख सकते हो। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू, मतलब आपको एफ निकालना है। क्या निकालना है? एफ निकालना है। तो क्या लिखोगे, समझ में आ रहा है? एम ई, एम एम, डी और एफ क्वेश्चन मार्क, हो गया डेटा। जल्दी लिखेंगे। आप चाहें तो इसको M1 और M2 भी बोल सकते हो, ये M1 और वो M2, लेकिन ME और MM लिख दोगे तो ज़्यादा स्पेसिफाई कर दोगे आप कि कौन सा किसका है ना। अर्थ का ME ले लेंगे और मून के लिए MM। आप चाहे तो M1 और M2 भी लिख सकते हैं, करें। और ये भी लिख लो, G इज इक्वल टू आपको ये वैल्यू इस्तेमाल करना है, 6.7 10⁻11, ये पूरा याद ही होगा आपको। 6.67 है ना, तो 6.7 इस्तेमाल करने बोल रहा है, मतलब इन्होंने ये भी राउंड ऑफ किया 6.67। ये 7 को हटाऊंगा तो क्या एक नंबर बढ़ जाएगा? ये भी छक्का 7 बन जाएगा। हाँ, तो राउंड ऑफ करते हैं ऐसा। तो 6 जो बोला है वही इस्तेमाल करना है, जो बोला है वही इस्तेमाल करना है। तो 6.7 10⁻11 इस्तेमाल करना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो ये -2 है ना, तो मतलब ये अपॉन में ऊपर लेके आया इसलिए माइनस है। हाँ, पर केजी स्क्वायर ये अपॉन में केजी स्क्वायर ऊपर आया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। लिखने का तरीका अलग है बस। चलो सॉल्व करें बच्चों। अब इसका कैलकुलेशन देखिएगा कैसे करना है अपने को। अब अगर स्टैंडर्ड मेथड से जाओगे करने तो बहुत टाइम लगेगा और उसके बाद भी आपका बराबर आंसर नहीं आएगा। तो इसका टेक्निक सीखो कि इसको मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं। बस 2 क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपकी छुट्टी। अगले लेक्चर में सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ, मिस मत करना कोई, बहुत बढ़िया चैप्टर होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा चल रहा है हमारा? एफ। डेटा आपने लिख चुके हैं, मास ऑफ द अर्थ, अरे रबर आ जा, चलो मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। मास ऑफ द मून क्या है बच्चों?
7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। डिस्टेंस हमारा है 3.84, 10⁻5 दिया है, हाँ ओके, 5 मीटर के किलोमीटर बोला है, किलोमीटर बोला, ओके। तो यहां भी आपको ध्यान देना है, किलोमीटर बोलेगा तो नहीं चलेगा भाई, आपको मीटर चाहिए ओनली। क्या चाहिए? मीटर। किलो का वैल्यू किसी को पता है? वेरी गुड। 1000 मतलब 10⁻3, 1000 यानी एक के आगे 3 जीरो लगाता है ना, तो 10⁻3 होता है। 10⁻, क्या होता है याद रखो, 10⁻3 मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, है ना। ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। इसी को अपन किलो बोलते हैं, याद रखिएगा। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो किलो यानी 1000 होता है, 1000 का 10⁻3। अच्छा अब बात को समझो बच्चों, किलो यानी 10⁻3 और ये 5, डायरेक्ट समझ में आ गया। किलो यानी कितना? 10⁻3 और 5, 3 और 5 कितना होता है? हाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा 3 5 करने का नहीं, 8 लिख देने का। नहीं समझे डायलॉग? तो डी की ये वैल्यू आ गई, बोलते हैं ना हम लोग, ज्यादा 3 5 करने का नहीं। तो 3 और 5 अलग अलग नहीं लिखूंगा, 3 5 8 हो जाएगा, है ना। अच्छा आगे सुनो, MEMMD हो गया, और उसके अलावा मुझे क्या पूछा है? एफ पूछा है, क्वेश्चन मार्क, सोल्यूशन। अच्छा एफ के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा आपको? फॉर्मूला, हाँ जी की वैल्यू, जी की वैल्यू जो दिया है वही इस्तेमाल करना है। पर केजी स्क्वायर लिखो या केजी का पावर -2 लिखो, चलेगा। हाँ एफ का फॉर्मूला बनेगा जी, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, या आया मास ऑफ द अर्थ ये M1, मास ऑफ द मून M2, और अपॉन डी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, बस M1 M2 की जगह ME और MM इस्तेमाल किया गया, याद रखिए। चलो जी की वैल्यू हमारे पास है 6.7, 10⁻⁻11, मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24, ओके। और उसके बाद मास ऑफ द मून है 7.4 इंटू 10⁻22, ठीक है। डी की वैल्यू है 3.84, 3.84, 3.8, देखो यहां पर क्या है, इसका स्क्वायर है ना, क्या है? तो आप 2 बार भी लिख सकते हो, चलो मैं स्क्वायर कर देता हूं, 10⁻8 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इतना समझ आया? ऐसे क्वेश्चन में, अब ये डिफिकल्ट आ गया ना हमारे लिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप 6.7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, तो एक आसान नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। 3 7 जा 21, है ना, 3 6 जा 18, और ये 2 कितना हो गया? 20, और राइट साइड से एक के बाद पॉइंट, इधर तो पॉइंट है नहीं, मतलब 20.1 अप्रोक्सीमेटली 20 आ गया। तो 6.7 कहीं भी देखोगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। अब लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे मैथ्स में कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। और उससे भी पहले, ये स्टेप करने से पहले 6.7 के साथ अपने को ऐसा करने का है, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक स्टेप बताता हूं कि जिसमें आपको 10 का पावर सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? नंबर को साइड में करो, सबसे पहले 10 का पावर सॉल्व करो। अब कैसे सॉल्व होगा भाई 10 का पावर? आ जाओ उसको करते हैं। 6.7, 6, 7.4 और नीचे 3.84 को 2 बार लिख सकता हूं मैं स्क्वायर को। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। 6.7, ठीक है, 6 इंटू ये 7.4 और अपॉन में 3.84, ठीक है, इसका क्या? स्क्वायर, है ना। अब सुनो 10 का पावर 8, उसके ऊपर पावर 2, पावर के ऊपर पावर क्या करता है? हाँ मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर पावर क्या करता है? मतलब 10⁸ का स्क्वायर में तो 8 2 जा 16, 8 2 प्लस मत कर देना, याद रखना जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, पावर के ऊपर पावर क्या करता है। या इसका एक और कॉन्सेप्ट समझो, अगर मैं आपको लिखूं 10⁸ और उसका स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि 10⁸ को 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। और अगर ये दोनों सेम है, बेस सेम है,
तो पावर क्या करते हो आप, ऐड करते हो, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, तो अगर 8 टूजा कर दूंगा तब भी तो वही आंसर आएगा ना। तो ऐसा स्टेप करने की जरूरत क्या है, पावर के ऊपर पावर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अब क्या क्या बचा जरा चेक कीजिए, -11, 24, 22 और अपॉन में क्या बचा, 10⁻16, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये 10⁻16 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर नीचे पॉजिटिव है ना, -16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -16, मतलब ऊपर वाले से माइनस होने वाला है, ऊपर जो पॉजिटिव वाला है उससे क्या होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी काट सकते हो, 10⁻16 ऊपर जाएगा तो -16 यानी 22 में से 16 निकाल दोगे, तो आप डायरेक्टली यहां कट करके ऐसे लिख सकते हो, 22 में से 16 निकाल दो, कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना। अच्छा, ये 24 और ये छक्का कितना हो जाएगा, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और +30 और ये -11, 30 में से 11 निकाल दो, बोलो, +19 -19 प्लस, क्योंकि ये बड़ा है ना, 24 और ये 6 कितना हो गया, 30 में से 11 निकाल देना है, तो आपका क्या बचेगा, 19, तो आपका 10 का पावर कितना आया, 10 का पावर सॉल्व हो गया। अब सुनो आगे की कहानी, यहां पर मैं एक स्टेप क्या करने वाला हूं उसको ध्यान देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 42 और 44 पॉइंट दिस आ रहा है ना, और अपॉन में 3.84 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको साइड में कहीं पर, ठीक है, 3.84 इंटू 3.84, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो उसको, 4 4 जा 16, 32 33, 12 और 3 15, है ना, उसके बाद 8 से, 8 4 जा 32, 64 67, 24 और ये 30, फिर 3 4 जा 12, क्या हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है, 12 तो 25, 9 9 9 2 11, 6 5 और 14 7 4 1, और राइट साइड से 4 के बाद 1 2 3 4, 14.7456 आ रहा है, 14.7456। वैसे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी ये 3.84 का स्क्वायर हो गया, ये आ गया। अब सुनो, मैंने आपको क्या बोला था एक, कि 6.7 नंबर को आसान करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड बाय 3 भी करना पड़ेगा। मैथ्स में एक ही चीज कैसे कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब दो इक्वेशन है तो इधर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा, एक ही तरफ कर रहे हो तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहां पर एक जबरदस्ती स्टेप आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय बोलो 3 करना है, क्या करना है 3। इससे क्या फायदा होगा अभी बताता हूं मैं आपको, 6.7 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 20.1, क्या हो जाएगा 20.1 इंटू 44.4। एक और इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर, 3 6 15 16, 12 13, 21 22, 3 4 12 और 2, है ना, और राइट साइड से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ रहा है बच्चों 44.23 68 जो भी। अच्छा ये भी 44 है, ये भी 44 है, लगभग क्या हो जाएगा, 10 मेरा कितना था 19 चल रहा था, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, समझ आ गया, 44 और ये भी कितना है 44.4 44.23, मतलब उसके करीब ही है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। हाँ तो इसको अप्रोक्सीमेटली काटना, अभी मैं आंसर निकाल के बता दूं आपको। 20 इंटू 10 का पावर 19 आ गया मेरा, कितना आया 20 इंटू 10 का पावर 19। अब देखो इसको पॉइंट शिफ्टिंग आता है,
2 पॉइंट कर दिया मैंने इसको, क्या कर दिया 2.01 नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। पॉइंट अगर एक पीछे लेता हूं, देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो इधर लूंगा तो पीछे, तो पॉइंट अगर पीछे लेते हैं तो पीछे का पी पॉजिटिव यानी प्लस, ठीक है। तो 10 का पावर प्लस आ जाएगा। कितना पीछे लिया आपने, एक पॉइंट कितना पीछे लिया, एक, तो एक आ गया 10 का पावर प्लस 1। अच्छा ऑलरेडी 10 का पावर कितना है मेरे पास यहां पर, ओके 19 और ये 1 कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 का पावर 20 और ये आपका आ गया फोर्स, तो इसलिए लिखेंगे न्यूटन। दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। क्या आंसर दिया है टेक्स्ट बुक में, आया समझ में। तो डिफिकल्ट कैलकुलेशन है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए आपने क्या करना है। यहां पर एक एक्स्ट्रा स्टेप हमने क्या किया याद रखेंगे सभी बच्चे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 किया है, तो जिससे ये 20.1 आ गया, और बाकी ये वाला ये दोनों मल्टीप्लाई करके और इसको जब 3 से करोगे तो इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, इक्वल आएगा और कट जाएगा, तो बस यही बचने वाला है। पॉइंट शिफ्ट करना है और आंसर आ गया, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग ने आसान बना दिया। चलो डेटा लिखेंगे। ये क्या है, व्हाट इज मास ऑफ द अर्थ, तो ये कौन हो गया जल्दी बताओ, एम हो गया मास ऑफ द अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज, तो डिस्टेंस हो गया, अर्थ और सन की बात चल रही है यहां पर, हाँ। तो आप डी लिख सकते हो या आर भी लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग ने आर लिया हुआ है ना फॉर्मूले में, अब स्मॉल आर लिख दीजिए, है ना। अरे प्लैनेट और इसके सन के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर लेते थे ना। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, आप चाहे तो डी भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डी लेना है डी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है डी लिख लो। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, तो ये आपको फोर्स दिया हुआ है आपकी बार, ठीक है। एफ लिखो, एफ इज इक्वल टू व्हाट इज द मास ऑफ द सन, तो आपको मास ऑफ एस सन पता करना है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके अलावा जी की वैल्यू आपको अगेन क्या यूज करने बोल रहा है, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। जल्दी लिखेंगे, डेटा लिखो फटाफट से, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं इजीली। लिखा मास ऑफ द अर्थ, डेटा लिखेंगे एम ई डी 1.5 10⁻11 और 3.5 इंटू 10⁻22, ये आपका एफ आ गया। मास ऑफ द सन पता करना है, जी की वैल्यू भी लिख लेंगे, जी की वैल्यू जो दिया है वही इस्तेमाल करना है, ये बात ध्यान रखना, 6.7 ही लेना है, क्वेश्चन में बोला है वही। आपको बोले 6.673 4 डिजिट में याद है, लेकिन ये वाला यूज करेंगे, कैलकुलेशन में ये आसान होता है। अब आंसर निकालना है 1.96 10⁻30। चलो अब हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का जी क्वेश्चन चल रहा है। डेटा लिखेंगे, मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर दिया हुआ है ना। फोर्स कितना दिया है दोनों के बीच में बच्चों, 3.10⁻22 न्यूटन। क्या पूछा हुआ है, मास ऑफ द सन क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्योंकि फोर्स गिवन है तो फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, फोर्स का ही। क्या लगने वाला है, चलो F इज इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सन अपॉन, सही बात है। अच्छा क्योंकि ये आपका क्वेश्चन मार्क है ना, तो आपको ये सबको यहां भेजना पड़ेगा फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अगर मैं ये डी स्क्वायर को यहां भेजूं तो एफ डी स्क्वायर, जी अम्मी को यहां भेजूं तो एम एस बच जाएगा, ऐसे ये फॉर्मूला बन गया आपका, है ना। तो अब कैलकुलेशन करते हैं यहां पर। देयरफॉर ए एम एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, जी एम ई।
एफ कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू 10 का पावर ओके 3.5 इंटू 10 का पावर 22। डी आपका दिया है 1.5 10⁻11 इसका क्या है बच्चों स्क्वायर है। जी आपकी वैल्यू कितनी होती है 6.7 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ आपका है 6 इंटू 10⁻24। अच्छा मैंने आपको क्या बोला था याद है 6.7 को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करेंगे। अच्छा वो स्टेप ना करते हुए आसपास में देखो कहीं इसके पास 3 दिखाई दे रहा है क्या। ये 6 में अगर आप देखोगे ना तो 2 इंटू 3 होता है ये नहीं 6 मतलब क्या 2 3 6 होता है। तो अगर मैं इसी के टुकड़े कर दूं तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। समझे बात को कि नहीं। ओके तो मैं क्या कर रहा हूं सुनो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहां पर 3.5 अच्छा 1.5 का स्क्वायर क्या होता है 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। उधर राइट से 1 के बाद पॉइंट है राइट से 2 के बाद पॉइंट डाल देना 15 का 225 राइट से 2 के बाद पॉइंट डाल देना 1 के बाद हो तो। अच्छा ये 10 का पावर कितना है 22 11 का पावर 2 है 10 का पावर 11 उसके ऊपर पावर के ऊपर पावर क्या करता है मल्टीपल तो 11 2 22 22 और 22 44 सॉरी 44 अच्छा और मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा 6.7 ये 6 के 2 टुकड़े कर दिया हमने 2 इंटू 3 कर दिया। ये बात ध्यान रखना 6 को कैसे लिखा हमने 10 का पावर -11 और ये 24। हाँ फिलहाल एक काम करता हूं ऐसे ही लिखता हूं अभी आगे करेंगे। चलो कौन बताएगा 24 ऊपर जाएगा तो -24 होगा तो डायरेक्ट भी काट देता हूं 44 में से अगर 24 निकाल दिया 20 बचेगा बोलो बोलो। अच्छा 10 का पावर -11 ऊपर गया तो क्या होगा तो ऊपर 20 ऑलरेडी है और 11 जाएगा तो 31 हो जाएगा तो 10 का पावर कितना हो गया आपका 31 हो गया तो 10 का पावर सॉल्व हो चुका। अच्छा अब आगे सुनो 2 से ना आप इसको काट लो चाहे इसको काट लो चाहे इसको आपकी मर्जी ठीक है। तो 2 से इसको काट लेता हूं 2 1 जा 2 1 जा ठीक है 2 2 जा 4 एक बचेगा 2 5 जा 10। अच्छा 3 और ये 6.7 मल्टीप्लाई करके क्या होता है 20.1 मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 ही होता है ना 3.5 1.125 इतनी कहानी समझ में आ गई बोलिए 20.1 मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 है ना बोलो आप समझना अच्छे से 20.1 मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 है। क्या मैं इसको 2 इंटू 10 का पावर 1 लिख सकता हूं पॉइंट अगर एक पीछे लिया 2.01 हो जाएगा 2.01 मतलब 2 हो गया अप्रोक्सीमेटली यहां अप्रोक्सीमेशन लगा दे रहा है और एक पीछे लिया तो 10 का पावर +1। अच्छा ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा तो ये कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा नहीं तो 10 का पावर आपका कितना हो गया 30 10 का पावर कितना हो गया आगे सुनो 2 से किसी को काट दो आप इसको काट दो या इससे आसान कैलकुलेशन और क्या कर सकते हैं। अच्छा 3.5 को 3.5 किसका आधा है बताओ अबे 3.5 किसका आधा है तो इसका डबल कर दो समझ में आ जाए 3.5 का डबल कितना होएगा 7 मतलब ये 7 का आधा है ना। तो 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या हुआ 3.5 को मैं क्या कर सकता हूं पता है 7/2 लिख सकता हूं 10 का पावर 30 चल रहा है ये समझ में आया क्या किया मैंने 3.5 मतलब 7/2
ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप अगले स्टेप में लिख सकते हो 7 इंटू 1.125 अपॉन वॉट। चलो आ गया भाई हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 4 1 जा 4। इसको काटो, 4 के टेबल में 11 आता, मतलब 1 आता है क्या, साथ में 11 ले लूंगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दूंगा, 1 पॉइंट है ना 1.1, तो पॉइंट लगा दिया। अब 11 साथ में पढ़ो, 11 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता है, उससे कम। ओके तो 2 जा 8, 2 जा 8, कितना बचा 3। 11 है ना, 11 से 8 चला गया, 3 बच गया, 3 और 2 32 होता है, 4 8 जा 32, फिर 5 बचा ओनली, 4 1 जा 4, फिर 1 बचा, पॉइंट तो लगाइए, 0 बढ़ा दो बिंदास, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 जा, ये आ गया। अब मेरे पास सिर्फ ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, फाइनल आंसर आ गया आपका। आ जाओ, 0.28125 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, आसान है ना। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 17, 7 1 जा 7 और ये 8, 7 8 जा 56 है ना, 7 2 जा 14 और ये 5 19। राइट साइड से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1.96875, 10 का पावर 30। ये आपका एमएस आया बच्चों, मास आया, मास क्या में लिखा जाएगा, केजी में। दिस इज योर आंसर बच्चों। अब आंसर चेक करो, 1.96 10⁻30 केजी है कि नहीं है, हो गया। तो पूरा कैलकुलेशन करके किया, तो कैलकुलेशन पूरा अच्छे से समझो, ऐसे किया जाएगा हाँ, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी अगर आप उसको काटने जाओगे पूरा। तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारी चीजें आसान करने के लिए कुछ स्टेप्स किया है, उसको याद रखना। लिखा क्या बुक में,